Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of October 2025. 29 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कीप लाइकिंग, जैसा आप लाइक कर रहे हैं। और 110 का टारगेट कल भी पूरा हुआ था, तो आज भी हमने 110 120 का ही टारगेट रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आप लोग जब वीडियो चलाया करें ना तो लाइक करा करें, और एक छोटा सा कमेंट है ना, कुछ भी अच्छा सा कमेंट अगर आप कर सकें तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए तो नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन के बिना यूट्यूब वीडियो सजेस्ट नहीं करता या भेजता नहीं है आपको। और हाइप करने का जो 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 चीज़ें आप कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को, लेकिन सबसे पहले आज के कुछ सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला सवाल आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर एनम टू एवरी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहला सवाल तो इस तरीके से स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरीज is based primarily on the socio-economic caste census 2011 data. तीसरा कह रहा है the scheme's coverage include pre-existing diseases from the first day of enrollment. अब आपको बताना है how many of the statements are incorrect, कितने statements जो हैं वो incorrect हैं। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज से मैंने सोचा कि आप लोग अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हो, कल भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है ना, तो मैं आंसर आपको दे दे के थक चुका हूँ। अगर आप लोग अटेम्प्ट करें तो दैट विल बी समथिंग विच बेनिफिशियल टू यू। अब ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ये क्वेश्चन देखो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे तो अच्छी बात है ना, तो आपका भी भला होगा। थोड़ा सा अगर योजना के बारे में आप पढ़ो तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, ये सवाल आपके लिए छोटा सा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी ग्रुप है, कौन सा ग्रुपिंग है, ब्रिक्स है कि आसियान है कि एडीबी है, किस ग्रुपिंग ने एनडीबी बनाया है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ग्रुप ने बनाया है। ऑप्शन अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शंस आपके सामने है, 8 टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कह रहा है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न लेड लेंडिंग मॉडल्स। तीसरा कह रहा है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू मेंबर्स फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। एंड चौथा कह रहा है टू इश्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्रीन बॉन्ड्स। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। सी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सी लिखा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वो इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, अलग से मैकेनिज्म है, सीआरए मैकेनिज्म है ना। सीआरए मैकेनिज्म जो होता है उसके थ्रू बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए सपोर्ट किया जाता है। एनडीबी बैंक का जो ऑब्जेक्टिव था फाउंडेशन में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर करना नहीं था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्ट ताइमूर। अब ईस्ट ताइमूर चूंकि आप सबको पता है न्यूज में भी बहुत ज्यादा है और आसियान का 11वां मेंबर है, तो आप लोग को जानना जरूरी है इसके बारे में। एक छोटा सा सवाल इसके रिगार्डिंग है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्ट ताइमूर एंड आसियान। अब ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि ईस्ट ताइमूर इज अ लैंडलॉक्ड नेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा कह रहा है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड विद ऑल 10 ऑफ इट्स प्रीवियस मेंबर्स एज फाउंडिंग सिग्नेटरीज। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईस्ट ताइमूर एडमिशन टू आसियान इन 2025 मार्क्स द ब्लॉक्स फर्स्ट एवर एक्सपेंशन सिंस द ओरिजिनल फॉर्मेशन। तो अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने जो मैंने पढ़ाया है केवल वो ध्यान दें तो आप ये सवाल कर लेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट कि ईस्ट ताइमूर इज अ लैंडलॉक्ड नेशन, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केवल एक ही लैंडलॉक्ड में लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आसियान जो है वो एस्टेब्लिश्ड विद ऑल द प्रीवियस मेंबर्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी आपको बताया था कि आसियान जब बना था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में, तो उस समय केवल फाउंडिंग 5 मेंबर्स ही थे, है ना। 5 मेंबर्स ही फाउंडिंग थे, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ था उनका। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये फर्स्ट एवर एक्सपेंशन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब फाउंडिंग 5 मेंबर्स थे तो अलग अलग टाइम में एक्सपेंशन के बाद ही तो 10 मेंबर हुए होंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कोई है ही नहीं, तो आंसर विल बी नन।
तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड अब अपन बीच में कोट ऑफ द डे भी पढ़ेंगे और मैप ऑफ द डे। मैंने सब चीज़ें बीच सारी एक साथ नहीं पढ़ेंगे ताकि आपका न्यूज़पेपर दूर ना हो। कुछ अब न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के फिर एक बीच में एक कोट ऑफ द डे, फिर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के मैप ऑफ द डे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पे से, लेकिन लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत कम समय में मैं समराइज करता हूँ आपके लिए, और इससे बेस्ट कोई समराइज नहीं कर सकता। मैंने बताया कि एक सेलेक्टेड स्टूडेंट में और एक नॉन सेलेक्टेड व्यक्ति में डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति को ये नहीं पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो वीडियो ज़्यादा बड़े बनाए, 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियो भी बनाते हैं करंट अफेयर्स के लोग, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं। हाँ, आपके दादाजी की तरह अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है कि हाँ मैं सारे चीज़ जान लूँ, कौन कहाँ मर रहा है, किसने किसको गोली मार दी, तो आप बिल्कुल उसको पढ़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए आपको अगर पढ़ना है तो यू हैव टू बी क्विक, स्मार्ट एंड, मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ ना पढ़ें, आपको पढ़ना भी पूरा है। तो आई होप यू विल सपोर्ट अस इन दैट। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की वो है साइक्लोन मंथा मेक्स अ लैंडफॉल एंड रेन बैटर सेवरल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन में जो कोस्ट है वहाँ पर साइक्लोन मंथा आया हुआ है, आप सबको पता है। तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए ये क्या है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की पहले तो 5 कंडीशंस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की 5 कंडीशन होती हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पहले तो पूछता है। पहला कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लार्ज सी सरफेस होना चाहिए एंड टेम्परेचर शुड बी हायर देन द 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वोर्टेक्स, है ना। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, है ना, इसीलिए 0 डिग्री के आसपास बहुत ज़्यादा ये नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिल्कुल मूवमेंट भी कम रहेगी और ये सारी चीज़ें काम का रीजन रहता है वो। तो याद रखिएगा, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर ग्रेटर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। जो विंड की वर्टिकल विंड स्पीड है ना, वर्टिकल विंड स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो वेरिएशन शुड बी वेरी स्मॉल इन द वर्टिकल विंड स्पीड। एंड चौथा है अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, है ना, एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर एरिया के अराउंड ही साइक्लोनिक मूवमेंट्स फिर फॉर्म होते हैं। अपर डाइवर्जेंस एयर होनी चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए वो अपर डाइवर्जेंस ऑफ एयर। हवा अपर डाइवर्जेंस मतलब कुछ नहीं, मतलब कि हवा इस तरीके से डाइवर्ज होनी चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5 कंडीशंस हो गई। अब एक और चीज बता दूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग जगहों पे क्या नाम है। जैसे इंडियन ओशियन में अगर हम बात करें तो इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को साइक्लोन्स कहा जाता है। अगर हम अटलांटिक की बात करें तो इनको हरिकेन्स कहा जाता है। अगर हम वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी की बात करें तो इनको टाइफून्स कहा जाता है। और अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनको विली विलीज कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंडियन ओशियन में साइक्लोन्स कहा जाता है, अटलांटिक में इनको हरिकेन्स कहा जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में इनको टाइफून्स कहा जाता है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विलीज कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 1-2 मैंने यहाँ पे शायद इमेजेस भी रखे थे मंथा के रिगार्डिंग। तो एक चीज़ है कि साइंस बिहाइंड ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बता दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स विद स्पाइरलिंग विंड्स। लो प्रेशर सिस्टम होती है, स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नदर्न हेमिस्फीयर में इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है, ठीक है ना, और इसी को साइक्लोनिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। मैंने आपको बता दिया, राइजिंग एयर कंडेंस होती है, रिलीज करती है लेटेंट हीट को, और वो फिर साइक्लोन को फ्यूल करती है। राइजिंग एयर कंडेंसेस, इट रिलीजेस द लेटेंट हीट, एंड उसी से फिर फ्यूल मिलता है किसको, साइक्लोन को, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, साइक्लोन मंथा का हुआ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द साउथ ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और इसका नाम जो है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा, थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया है मंथा। द नेम मंथा वाज गिवन बाय थाईलैंड, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड बे ऑफ बंगाल ज्यादा प्रोन है साइक्लोन्स को एज कंपेयर टू दैट
आपका अरेबियन सी वाला पार्ट जो है उससे ज्यादा बे ऑफ बंगाल प्रोन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फनल शेप्ड बे कंसंट्रेटिंग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस लीडिंग टू हायर स्टॉर्म सर्जेस। एक तो फनल शेप का जो पड़ता है अपना जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है फनल शेप्ड है, एंड इट इज दिस लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। सेकेंड, वार्म ओशन टेम्परेचर है एंड कॉम्प्लेक्स कोस्टल फीचर्स हैं, एस्चुरीज, डेल्टा, इरेगुलर शोरलाइन, तो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स को लेकर के, ठीक है ना। एंड सीजनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक पैटर्न के कारण भी ये जो अक्टूबर नवंबर वाला मंथ है यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मंथा के बारे में हमको जानने को मिली। आगे मूव करते हैं, आईआईपी के बारे में आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का इंडेक्स है, जो कि हर महीने ही ये कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं कि साल में कभी कैलकुलेट होता है, ये आईआईपी हर महीने रिलीज किया जाता है ताकि पता चल जाए कि भाई क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन चल रहा है इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चल रही है, ठीक है। तो आईआईपी के बारे में आपको बता देता हूँ। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करता है ये चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना, कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और ये कंपाइल होता है मंथली बेसिस पे बाय एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा ये पब्लिश होता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको पब्लिश करता है। और कंपोजिट फैक्टर है, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ को मेजर करता है। और इसमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट ब्रॉड सेक्टर्स हैं, तीन ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। पहला है माइनिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी याद रखना है आपको, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको बता दें कि बेस ईयर जो है आईआईपी का वो 2011-12 है। एंड ये भी आपको याद रखना है कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, है ना, 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो उस 40.27% वेटेज बनाते हैं ऑफ द आईआईपी। आईआईपी का 40.27% वेटेज जो है वो 8 कोर सेक्टर्स का है। और वो 8 कोर सेक्टर्स परसेंटेज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 8 कोर सेक्टर्स का इंटरनल परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ। तो उसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं उन 8 कोर सेक्टर्स में, 28.04। इलेक्ट्रिसिटी रखती है सेकेंड नंबर पे 19.85। स्टील थर्ड नंबर पे रखता है 17.92। कोल फोर्थ नंबर पे आता है 10.33। क्रूड ऑयल फिफ्थ नंबर पर आता है 8.98। नेचुरल गैस आता है सिक्स्थ नंबर पर 6.88। सीमेंट सातवें नंबर पर आता है 5.37%। एंड फर्टिलाइजर फिर लास्ट वेटेज रखता है 2.63%। तो ये 8 कोर सेक्टर्स भी हो गए। नाम दोबारा 8 कोर सेक्टर्स के बता देता हूँ, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, है ना। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। बेस ईयर 11-12 का है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ग्रोथ कब मानी जाती है आईआईपी में? जब 50 से ज़्यादा की वैल्यू आए तो ग्रोथ है, और 50 से कम की वैल्यू है तो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। I hope you got clarity regarding these news articles from the front page. यहाँ पर देखो एक और न्यूज थी जो साइक्लोन से रिलेटेड थी। राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर इज लीडिंग टू मोर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स बढ़ने के कारण भी है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, एक कंडीशन ही है। तो जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा प्रोन होता जाएगा फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वही रीजन है कि बे ऑफ बंगाल हैज रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वहां पे कंसिस्टेंट आपको सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी हैव मोर साइक्लोन्स इन दैट रीजन। साइक्लोन्स के नंबर वहां बढ़ते हैं ना। और यहाँ देखो लिखा भी है आंध्र प्रदेश रीजन में पिछले कुछ सालों में आने वाले जो साइक्लोन्स, उसमें फेलिन एक बहुत एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, हेलन जो था वो सीवियर साइक्लोन था, हुड़हुड़ जो था वो वेरी सीवियर था, तितली था वेरी सीवियर, एंड देन मिचावांग ये सीवियर था। तो ये सारे जो हैं दे हैव बीन देयर इन द लास्ट 15 ईयर्स साइक्लोन्स, ठीक है। तो फाइलिन, हेलन, हुड़हुड़, तितली एंड मिचोंग, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं किस तरीके से है नाम, मतलब इस तरह लिख लीजिएगा ताकि आपको मतलब अगर मेंस में या प्रीलिम्स में लिखने के लिए तो आप आ जाए।
देन इंडियन ओशन डाइपोल नाम की एक चीज ली, देखो ये भी लिखा है कि लालीना जो है और जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो दोनों भी साइक्लोन्स के लिए फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। अब लालीना तो आपको चलो पता है, लीनो का उल्टा होता है लानीना। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? इंडियन ओशन डाइपोल में याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं आप। ये अब मान लो आपका इंडियन ओशियन है, सपोज करो दिस इज योर इंडियन ओशियन। अब ये पार्ट कौन सा है? ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन होगा तो दो साइड होगे ना, एक तरफ वेस्ट होगा तो वेस्टर्न इंडियन ओशन बोलेंगे, एक तरफ ईस्ट होगा तो इंडियन ओशन ईस्टर्न इंडियन ओशन लेंगे। आप क्या करते हैं इसमें, जब इंडियन ओशन डाइपोल अपन निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वेस्ट और ईस्ट का टेम्परेचर लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ वेस्ट और टेम्परेचर ऑफ ईस्ट इंडियन ओशन लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ वेस्ट इंडियन ओशन, टेम्परेचर ऑफ ईस्ट इंडियन ओशन। अब अगर टेम्परेचर देखो, ये अगर ये वार्मर है, वेस्ट वाला पार्ट अगर वार्मर है, यानी मैं इसको ऐसे याद रखता हूं W यानी वेस्ट और वार्मर यानी W। तो अगर W है मतलब सही है, तो वेस्ट अगर वार्मर है तो ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, या नॉर्मल इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं उसको, पॉजिटिव है मतलब ये, ठीक है। और ईस्ट वाला कैसा होगा? थोड़ा कूलर होगा, इट विल बी थोड़ा कूलर। तो ये सही चीज है क्योंकि W के साथ है ना, तो वेस्ट इज वार्मर। तो ये अगर है तो ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है और ये जो है रेनफॉल को बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरा केस कौन सा होगा? जब वेस्ट वाला पार्ट कूलर होगा, यहाँ WC हो गया और ईस्ट वाला पार्ट W हो जाएगा, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, अब W नहीं है, तो ये जो है ये निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इंडियन ओशन डाइपोल से भी आपको पता चलता है कि रेनफॉल ज़्यादा होगी इंडिया में कि नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हमने देखे। अभी हम और देखेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा मन बदलने के लिए अपन देख लेते हैं जो कोट्स ऑफ द डे थे। कोट ऑफ द डे में कल जो कोट था वो था लूसी का एक कोट था, सेल्फ रिलायंस लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस दो इन द बिगिनिंग इट इज हार्ड एंड बिटर। बहुत ही अच्छा कोट है कि जब भी आप इंडिपेंडेंट रहेंगे या डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे, तो स्टार्टिंग में भले वो हार्ड हो लेकिन दैट इज द बेस्ट थिंग। दूसरा हेमंत मोहंती, अगेन मुझे अच्छा लगा कोट, इसलिए मैं इनको कंटिन्यूसली 2-3 दिन लिया मैंने। वरिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। बहुत ही अच्छा कोट था, हालांकि ये दोनों कोट मैंने पढ़े हुए थे लेकिन अच्छा कोट था। एंड थर्ड कोट है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ, एंड दिस वॉज बाय APJ अब्दुल कलाम। तो मगर मेरा डिटर्मिनेशन टू सक्सीड स्ट्रांग है तो फेलियर मुझे फिर हटा नहीं सकती या डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई होप ये आपको कोट्स अच्छे लगे होंगे आप लोग को। और अब अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो अपने कोट्स, आप लोग अपनी फेवरेट बुक्स मुझे बता सकते हैं, फेवरेट ऑथर बता सकते हैं, कुछ भी जो आपको लगे, है ना। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कि आप लोग फेवरेट बुक और ऑथर का नाम मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा तो सबको पता होगा, मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन ठीक है मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग अपनी फेवरेट बुक मुझे अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, #TEMSIS जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगली न्यूज पर आते हैं, सेंट्रल अप्रूव्स द टर्म्स ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स जो है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो क्या होता है जब कोई कमीशन बनती है ना, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब क्या क्या चीजें उनको ध्यान में दी जाएंगी, है ना, उनको क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है। तो जो कमेटी बनती है, एक जॉइंट पैनल बनता है और वो पैनल फिर डिटरमाइन करता है कि क्या टर्म्स ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव पैनल बनता है, तो वो फिर डिटरमाइन करता है कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गए। तो सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 8th पे कमीशन, इसमें एक चेयरमैन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा एंड एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। लिख लीजिएगा, एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। एंड दे विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 months ऑफ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 18 महीने के अंदर इनको रिकमेंडेशन देने पड़ेंगे। इसमें इस बार की जो 8th पे कमीशन है उसके चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई, एंड एक्ट एज द चेयरपर्सन, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। तो लिख लीजिए इसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट थी कि कौन है 8th पे कमीशन का। एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जब कमीशन बनती है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है, वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
देखो लिखा भी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के सामने फिर वो लाया जाता है और कैबिनेट फिर जो है उसको अप्रूव करती है। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी में, बट थोड़ा सा पूछ सकता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, या नहीं पूछेगा वैसे वैसे, चेयरमैन मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखो, हॉल साइंस पैक्ट विद रशियन फर्म फॉर सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हॉल ने एक पैक्ट साइन किया है रशियन फर्म्स के साथ, एंड रशियन फर्म जो है वो कौन सा है, ओलेग बोगोमोलोव, याद रखिएगा ओलेग बोगोमोलोव, ये फर्म है रशियन। एंड इसके साथ हमने किसके किसके लिए साइन किया है, वी हैव साइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट, मतलब जो पैसेंजर्स को कम्यूट करने के लिए, मतलब पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले आने वाले एयरक्राफ्ट हैं, उनको प्रोडक्शन करने का लाइसेंस हॉल को मिल गया है। अब ये रशियन है, वैसे रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं, बट अब इनका यूज इंडिया में किया जाएगा और उसको प्रोड्यूस इंडिया में हॉल करेगा। हॉल ने वही राइट्स लिए हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, SJ-100, याद रखिएगा SJ-100 कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है। देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SJ सिविल कम्यूटर, SJ एयरक्राफ्ट, SJ-100 एयरक्राफ्ट आर करेक्ट। सिंपल सी बात है, लिख देगा इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स SJ-100 एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह देगा कि एक मिलिट्री के लिए यूज होने वाला है, तो वो गलत है, ये सिविल कम्यूटर है, मतलब ये लोगों कॉमन सिविलियंस के लिए यूज होने वाला है और कम्यूट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका यूज किया जाएगा, है ना। मतलब जैसे आप प्लेन्स का यूज करते हैं ना, इंडिगो, स्पाइस जेट, वैसे ही SJ-100 का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। एंड हॉल सेड दैट SJ-100 वुड बी ए गेम चेंजर फॉर शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी। जो शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी है, छोटे डिस्टेंस की कनेक्टिविटी है, जो अभी बड़े बड़े एयरलाइंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नाउ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड थ्रू दिस SJ-100, ठीक है ना। SJ-100 जो होता है, इट्स अ ट्विन इंजन नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, and more than 200 aircrafts have been produced and are being operated by more than 16 commercial airline operators। तो 16 commercial और एयरलाइन ऑपरेटर्स इसको यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। और इंडिया भी अब यूज करेगा। इंडिया में अब ये ऑब्वियस सी बात है, इंडिया विल बेसिकली बी एबल टू प्रोड्यूस इट हेयर इटसेल्फ, क्योंकि हॉल ने वो लाइसेंस ले लिया है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया एज वेल। कनेक्टिविटी के माध्यम से उड़ान, यानी उन्हें उड़े देश का आम नागरिक के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एंटागोनिस्टिक एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटागोनिज्म के बारे में हम जानेंगे, क्या है एंटागोनिज्म। तो अब यहाँ पे जैसे नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि आजकल हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भैया जब आपके ऊपर बैक्टीरियल अटैक हुआ, लेकिन अब चूंकि आप इतनी एंटीबायोटिक्स ले चुके हो कि आपके ऊपर एंटीबायोटिक्स का फायदा ही नहीं कर रही है, तो ऑथर ने कहा, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि 2 अलग अलग एंटीबायोटिक्स के डोजेस को अगर आप मिला दे तो हायर पोटेंसी का आप डोज बना सकते हैं और वो फिर काम करेगा। बट ऑथर ने कहा कि लेकिन सरप्राइजिंगली ये देखेंगे कि ये बैकफायर कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। कई बार ये स्ट्रांग होने की जगह बिल्कुल और ज्यादा बैकफायर कर जाता है, इट कैन वर्क अगेंस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म नाम का एक फिनोमिना है जिस कारण से ये चीज होती है। एंड इसमें होता क्या है कि बेसिकली एंटीबायोटिक के 2 बेसिकली पार्ट होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। पहला होता है, देखो एक तरीके के एंटीबायोटिक जो होती है वो कहलाती है बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट्स, ठीक है। अब ये लिखना शुरू कर दो आप लोग। 2 तरीके की एंटीबायोटिक होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होती है, मतलब ये दे स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। बैक्टीरियोस्टैटिक, नाम से स्टैटिक है ना, तो मतलब कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगी ये, है ना। और दूसरी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो होती हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल जो होगी दे विल एक्टिवली किल देम, ठीक है। तो 2 तरीके की एंटीबायोटिक्स होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरी होती है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स, एंड दे एक्टिवली किल देम। तो अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, इफ यू मिक्स द 2, the bacteriostatic drug can prevent the bactericidal one from working properly। तो बैक्टीरिसाइडल को काम करने ही नहीं देगी बैक्टीरियोस्टैटिक, अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। एंड यही एंटागोनिज्म के कारण वो दवाई जो है वो और ज्यादा बैकफायर कर जाएगी, ठीक है ना। तो वो इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ आइदर ऑफ दीज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल।
आते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ। अब मैप ऑफ द डे में आज जो मैप हमने लिया है वो है ईस्ट ताइमोर का मैप। आप देख सकते हैं, पहले आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये लैंड लॉक्ड है, तो देखो कहीं से कहीं तक लैंड लॉक्ड तो बिल्कुल नहीं है, और ये इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर भी करती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडोनेशिया के साथ बिल्कुल पूरा बॉर्डर शेयर करती है। एक्चुअली मैं आपको दो मैप दिखाऊंगा, एक तो ये देख के समझ नहीं आएगा आपकी इसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन दूसरा जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन समझ में आएगी। आप देखें ऊपर फिलीपींस है, इधर साइड इंडोनेशिया आ रहा है, और ये फिर नीचे ईस्ट ताइमोर, इंडोनेशिया वाले पार्ट में ही जुड़ा जुड़ा ये ईस्ट ताइमोर आता है ना, और उसके इधर साइड फिर पापा न्यू गिनी आता है। तो अगर आप देख लें इसकी लोकेशन समझ लें कहाँ पर है ना, पैसिफिक में कहाँ पर है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर पैसिफिक के अंदर जो सी है, ऊपर सावू सी है, नीचे तैमोर सी है, देख लो ऊपर सावू सी है, नीचे ताइमोर सी है। ईस्ट ताइमोर को ही ताइमोर लेस्ते बोलते हैं, है ना, और उसके दिल्ली वहाँ पे भी है, लेकिन दिल्ली है वो, है ना, और माना तूतो, बौकाऊ, ये अलग अलग कुछ प्लेसेस हैं, लॉस पेलॉस, ये कुछ जगहें हैं जो ताइमोर में है, ईस्ट ताइमोर में, और ये लोकेशन आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इक्विप दैट स्टिंग्स बट ऑल्सो इंस्पायर्स। अब ये आर्टिकल किसके ऊपर लिखा गया है, क्या है, ये बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, वैसे बहुत कठिन आर्टिकल था। एंड ये लिखा गया है चिरंतन चैटर्जी के द्वारा, प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इनोवेशन एंड ग्लोबल हेल्थ एट यू ससेक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में है ये, एंड प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है ये इनके द्वारा। पहले तो इन्होंने 2025 के नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट विनर जो है इस बार जोएल मोकीर, इनका इन्होंने कोट किया कि जब मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली एक चीज बोली थी कि इकोनॉमिक हिस्टोरियंस डोंट विन द प्राइजेस, अब यही है जो उन्होंने लिखा है, इक्विप दैट स्टिंग्स बट आल्सो इंस्पायर। मतलब ये स्टिंग भी करता है एक तरीके से कि आप बोल रहे हो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस को प्राइज नहीं मिलता, लेकिन ये इंस्पायर भी करता है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, क्या कैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। तो जोएल मोकीर का कहना है कि जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस हैं दे डोंट विन द प्राइजेस, मीनिंग हिस्ट्री जो है, इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है, इट इज ऑफन इग्नोर्ड, बट ये जो विन है इट प्रूव्स दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, है ना। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री इज ऑफन इग्नोर्ड बट दिस विन प्रूव्स दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि जो मेन आइडिया है इस आर्टिकल का वो है ग्रोथ इज सोशल नॉट जस्ट टेक्निकल। जो ग्रोथ होती है वो केवल टेक्निकल नंबर्स नहीं है, वो केवल ये नहीं है कि आप ये इतना बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट इतना घटा दो, सिर्फ वहां से ग्रोथ नहीं आती, इट इज अ सोशल फिनोमिना, ठीक है ना। और जोएल मोकीर का जो काम है वो भी यही था, है ना, कि ग्रोथ इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल नंबर, इट्स एक्चुअली एम्बेडेड इन द सोसाइटी, इट्स एम्बेडेड इन द हिस्ट्री। अब जोएल मोकीर वही कहते हैं कि अब जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट मशीन्स और इन्वेंशंस, इट्स अबाउट द सोशल सिस्टम्स दैट स्प्रेड नॉलेज। और यही जोएल मोकीर का भी कहना है कि ग्रोथ केवल और केवल मशीन्स और इन्वेंशंस नहीं है, नंबर्स नहीं है, इट इज द सोशल सिस्टम दैट स्प्रेड्स नॉलेज। जैसे कॉफी हाउस, गिल्ड्स, प्रिंटर्स, लर्निंग सर्कल्स, ये सारी चीजें जो पास्ट में रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ। व्हेन सोसाइटीज शेयर नॉलेज फ्रीली इनोवेशन थ्राइव्स। जोएल मोकीर का कहना है कि जब सोसाइटीज नॉलेज शेयर करती हैं फ्रीली तो इनोवेशन थ्राइव करता है। एंड व्हेन द ओल्ड ग्रुप्स ब्लॉक न्यू आइडियाज द ग्रोथ स्लोज डाउन। इसीलिए इकोनॉमिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओल्ड ग्रुप्स जो हैं, ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं, अगर वो नए आइडियाज को आने ही नहीं देंगे तो ग्रोथ विल स्लो डाउन। एंड अगर ओल्ड सिस्टम इतना एक्सेप्टिंग है कि वो नए आइडियाज को जगह दे, वो उनको पनपने दे, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प अ लॉट इन ग्रोथ, ठीक है ना। देन इन्होंने अघियॉन हॉविट्स का एडिशन किया है। अघियॉन एंड हॉविट ने एक्सप्लेन किया था हाउ इकोनॉमी ग्रोज व्हेन न्यू एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज द ओल्ड कंपनीज। अघियॉन एंड हॉविट जो है, उन्होंने जो ये दूसरे जो विनर्स हैं इस बार के नोबेल प्राइज के, जोएल मोकीर के साथ, उन्होंने इसमें एडिशन और किया था कि इकोनॉमी ग्रो करती है व्हेन द न्यू एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज द ओल्ड कंपनीज, एंड इफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द ओल्ड प्लेयर्स देन इनोवेशन विल डाई, है ना। तो जब नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं दे चैलेंज द ओल्ड वंस, एंड अगर गवर्नमेंट ओल्ड को ही प्रोटेक्ट करती रहेगी तो इनोवेशन विल डाई, एंड इफ दे प्रोटेक्ट द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन न्यू आइडियाज विल कीप द इकोनॉमी डायनामिक। अगर गवर्नमेंट फिर नए मतलब इनोवेशन को प्रोटेक्ट करती है तो फिर नए आइडियाज आएंगे और इकोनॉमी डायनामिक बनेगी।
अब है ऑथर ने कहा कि क्यों हिस्ट्री मैटर करती है, क्यों इकोनॉमिक हिस्ट्री मैटर करती है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू सी हाउ रियल प्रोग्रेस हैपन्स, है ना, किस तरीके से रियल प्रोग्रेस होती है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री के थ्रू ही हम जान सकते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी, ये तीनों कैसे एक साथ काम करते हैं, कल्चर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। एंड इसके अलावा पास्ट विनर्स भी हैं जैसे डगलस नॉर्थ, क्लाउडिया गोल्डन, दे ऑल्सो एक्सप्लेन द यूज ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड कैसे इकोनॉमी इवॉल्व हुई है। तो ऑथर ने वही कहा है कि व्हाट आर द लेसन्स फॉर द टुडेज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि न्यू टेक्नोलॉजीज केवल जॉब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आती है, बट दे ऑल्सो चेंज द नेचर ऑफ द जॉब, है ना, वो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रियल इशू है इन हेल्पिंग द वर्कर्स टू लर्न द न्यू स्किल्स एंड अडेप्ट, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री से आप यही सीख सकते हो कि जो नई चीजें आ रही हैं उनको आउटराइटली रिजेक्ट मत करो, ये देखो कि वो आपको रीशेप कैसे कर रही है और उस रीशेपिंग में आप अडेप्ट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। एंड इनइक्वालिटी वही लिखा है, ऑथर ने कहा कि जो इन द पास्ट जो गिल्ड्स थे दे केप्ट पावर बाय ब्लॉकिंग द आउटसाइडर्स, टुडे वी मस्ट मेक मार्केट्स ओपन एंड फेयर सो दैट एवरीवन कैन compete जस्ट लाइक ओपन डिजिटल सिस्टम्स ना हो। तो ऑथर ने वही कहा कि भाई आप ओपन करके रखोगे जितना सिस्टम, ये चीज सीखो पास्ट से, पास्ट में नहीं ओपन करते थे, एंड वो चीज कहीं ना कहीं गलत होती है, क्योंकि आप एक दूसरे के अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस को नहीं जानते हो तो वो भी आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं हिंडर करती है। जो चीज़ ऑलरेडी कहीं बन चुकी है, दूसरी कंट्री को 100 साल लग जाएंगे वो बनाने में, तो वो कंट्री तो ऑलरेडी 100 साल पीछे हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, है ना। तो ऑथर ने वही चीज़ बताई कि ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड सोसाइटीज ग्रो व्हेन दे प्रोटेक्ट ओपन थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑथर ने फाइनली कहा है कि सोसाइटीज ग्रो तब करती हैं जब वो प्रोटेक्ट करती हैं ओपन थिंकिंग को और एक्सपेरिमेंटेशन को, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट समझ में आ गया होगा आपको। अगले एडिटोरियल पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करना है। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैथ इज नॉट अ टूल फॉर कल्चरल नेशनलिज्म। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है सीपी राजेंद्रन ने, प्रोफेसर एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु, इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। हुआ क्या है कि अगस्त में क्या किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिलीज किया एक नया ड्राफ्ट सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। अब इन्होंने अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स का नया ड्राफ्ट सिलेबस रिलीज किया है यूजीसी ने, एंड दैट विल बी एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। 900 इंडियन मैथमेटिशियंस, 900 इंडियन मैथमेटिशियंस ने पिटीशन साइन किया है टू यूजीसी इन ऑर्डर टू विड्रॉ दैट ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट को विड्रॉ करने के लिए 900 लोगों ने साइन करके दिया है। अब क्योंकि उसमें इनका कहना है कि सीरियस प्रॉब्लम है उस सिलेबस के साथ या उस करिकुलम के साथ। क्यों? बिकॉज द न्यू सिलेबस इज इग्नोरिंग मेनी कोर एंड अप्लाइड मैथ्स टॉपिक्स नीडेड फॉर करियर्स और हायर स्टडीज। तो बहुत सारे कोर के मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो अप्लाइड मैथ्स के टॉपिक्स हैं, उनको इग्नोर किया गया है, विच आर नीडेड फॉर द करियर्स और हायर स्टडीज। एंड दे हैव इंक्लूडेड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस टॉपिक्स, बहुत सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस टॉपिक जैसे कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज, कला गणना, काल गणना, ठीक है, भारतीय बीज गणित, इंडियन अलजेब्रा, ट्रेडिशनल टाइम कैलकुलेशन। तो उन्होंने कहना है कि ये भाई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस टॉपिक्स है, या आप वही वाली बात की हमने पहले ही सब कर लिया है वाली बात है, आप वही चीजें पढ़ा रहे हो। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई ऐसा इंक्लूजन जो है ये एक नेशनलिस्टिक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए है रादर देन मैथमेटिकल लर्निंग। तो ये पूरा फोकस जो है वो मैथमेटिकल लर्निंग से हट करके अपने नेशनलिस्टिक एजेंडा को पूरा करने में लग जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि भाई गोल जो है इट इज नॉट नेशनलिज्म, इट इज टू एक्नॉलेज इंडियाज एंशिएंट मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग जो कहना है कि जो सपोर्ट करते हैं उसको, उनका कहना है कि भाई केवल नेशनलिज्म गोल नहीं है, इंडिया का एंशिएंट मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है वो सारी चीजें भी हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखो ऑथर ने कहा कि भाई आप इसको रिस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रीस ने भी बहुत सारा पॉलिटिकल वो किया था, अरेबिया ने भी किया था, चाइना ने भी किया था, बट आज हम पढ़ते क्या है, मैं आपको देखो सिंपल सी बात है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो क्या आप ग्रीक सिस्टम्स को पूरा पढ़ते हो क्या, या पूरा आप उस समय के
उनको आप जस्ट एक ग्लांस दे के निकल जाते हो. यू जस्ट लुक एट देम, यू जस्ट सी देम, एंड देन यू कम टू द प्रेजेंट सिस्टम कि भाई आज क्या है, आज डेमोक्रेसी है, आज रिपब्लिक है, इस तरीके से हेड ऑफ द ईयर है ना. जितने अच्छे से आप आज की प्रेजेंट की चीजें जानते हो पॉलिटी में या किसी और सब्जेक्ट में, तो आप उतना वो केवल हिस्ट्री के पार्ट में रखते हो, है ना, तो वो आप नहीं जानते. लेकिन वही कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में भी आप इतना करो ना, ठीक है, जानने के लिए आप बता दो कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, किसने क्या कहा, लेकिन उसको पूरा एजेंडा बना करके कोर टॉपिक्स को इग्नोर करना और सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को उठाना जो वही है कि गणना, गिलड़ी, ये सारी चीज नहीं करना, तो वो दैट विल नॉट बी एनी गुड. ठीक है. एंड क्रिटिक्स वही कहते हैं कि जो 2+2 अगर 4 है तो वो केवल एक वेस्टर्न और इंडियन चीज नहीं है. आप इसकी लड़ाई मत करो कि ये वेस्टर्न ने बताया कि इंडियन ने बताया. आप ये देखो कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है. 2+2 = 4 इज नॉट अ वेस्टर्न और इंडियन डिबेट, इट्स अ मैथमेटिकल डिबेट. तो सिंपल सी बात है, आप उसको उसी में करो. मेन आइडेंटिटी जो मैथमेटिक्स की है उसको आप कल्चर से या नेशनलिज्म से मत जोड़ो. मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट रहने दो और उसको उस तरीके से पढ़ो जो आज की डिमांड है ना, रियलिटी जो है. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. फिर अगर आपको हिस्ट्री पढ़ानी है मैथमेटिक्स की, तो फिर आप ग्रीस का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ाओ, चाइनीज का पढ़ाओ, अरब्स का पढ़ाओ, सारी चीजें, फिर वही सारी चीजें पढ़ाओ, है ना. जस्ट रिड्यूसिंग मैथमेटिक्स टू वैदिक मैथमेटिक्स और जस्ट रिड्यूसिंग मैथमेटिक्स टू इंडियन अलजेब्रा, दैट विल नॉट बी गुड. तो दैट इज व्हाट द ऑथर has said in this article. I hope you got clarity regarding that. एंड उनका ये भी कहना है कि भाई इससे चैलेंजेस भी होंगे. इंडिया के जो मैथ्स टीचर हैं वो भी ट्रेंड नहीं है इंडोलॉजी में. आपने नया लाया है ना, तो पुराने जो लोग पढ़ के निकले वहीं तो टीचिंग करा रहे हैं, तो उनको तो इंडियन इंडोलॉजी नहीं पता है. एंड दे विल नॉट बी इक्विप्ड ऑल्सो टू टीच ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो शैलो टीचिंग कराने से, बायस्ड और शैलो टीचिंग कराने का कोई मतलब नहीं है. वेरी गुड आर्टिकल रिटन. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे देख लेते हैं. और तो यहाँ पे कोई खास न्यूज आर्टिकल मुझे दिख नहीं रही है. साउदीज फ्लाई डील टू फ्लाई इनटू इंडिया नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पे एक एयरलाइन है, आई थिंक एयरलाइन ही है ना, सऊदी अरेबिया, लो कॉस्ट कैरियर. हाँ, लो कॉस्ट कैरियर है LCC, है ना. लो कॉस्ट कैरियर कौन? फ्लाया डील. ये ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है इंडिया में 4 से 5 डेस्टिनेशंस में, और इंडिया में आने वाला है फ्लाई डील फ्रॉम सऊदी. तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट था जो मैं आपको बता सकता था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. सारी चीजें मैंने आपको बता दी. आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.